इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स की खोज में, यानी कि जो हड़प्पा वासी थे वो रॉ मटेरियल्स कैसे यूज करते थे, कहाँ से लाते थे, उसके बारे में देखते हैं। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स। रॉ मटेरियल्स क्या होता है, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि या तो नेचुरली पाए जाते हैं या तो फार्मर्स या हर्डर्स इनको प्रोड्यूस करते हैं। तो नेचुरली जो पाए जाते हैं जैसे कि वुड हो गई, ओर्स ऑफ मेटल्स हो गए, ये सब नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस हैं। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। उसके बाद ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं इनकी प्रोसेसिंग की जाती है फिनिश गुड जो है प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि अभी जैसे कि आगे देखते हैं एग्जांपल के लिए, कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ। कॉटन जो है एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो कि फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, फिर बाद में इसकी प्रोसेसिंग की जाती है टू मेक क्लॉथ, कपड़े बनाने के लिए। प्रोसेसिंग का मतलब आप समझ लो कि जैसे कॉटन हुआ, कॉटन पहले जाता है, उसकी धुलाई होती है, उसके बाद उसको पुश करके थोड़ा बेल्स में बनाते हैं, फिर जितनी भी फिर कलर किया जाता है, बुनाई की जाती है, तो जितनी प्रोसेसिंग आई बीच में, जितना भी काम हुआ उसको यहाँ पे एक टर्म दे दिया कि प्रोसेसिंग। ठीक है। While some of the raw material that the Harappans was used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver, and precious stones had to be brought from distant places. Distant places means दूर दूर से लाना पड़ता था, दूर दूर स्थान से। brought मतलब लाना, और लोकली मतलब कि स्थानीय जहाँ पे वो रहते थे वहीं पे मिल जाता था उनको। वाइल मतलब जबकि, यानी जबकि कुछ रॉ मटेरियल्स जो जो हड़प्पा वासी यूज़ करते थे, कुछ तो उसमें से लोकली अवेलेबल थे, यानी कि स्थानीय जहाँ पे रहते थे वहीं पे मिल जाता था। बट उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स, ये लोकली नहीं अवेलेबल थे, तो इनको कहाँ से लाना पड़ता था, डिस्टेंस प्लेसेस से, यानी दूर दराज की जगहों स्थानों से लाना पड़ता था। The Harappans probably got copper from present-day Rajasthan and even from Oman in West Asia. तो संभवतः जो प्रोबेबली यानी कि संभवतः जो हड़प्पन्स थे वो कॉपर उनको कहाँ से मिलता था, प्रेजेंट डे राजस्थान से, इवन फ्रॉम ओमान, वेस्ट एशिया में ओमान है वहाँ से मिलता था। ये है वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे राजस्थान आपको मिलेगा, राजस्थान, और यहाँ है वेस्ट एशिया में ओमान। ठीक है, तो जो हड़प्पन वासी थे ओमान से और राजस्थान से उनको क्या मिलता था, कॉपर मिलता था। Tin which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from present day Afghanistan and Iran. टीन जिसको कि कॉपर के साथ मिक्स किया जाता था, टीन विच वॉज मिक्सड यानी टीन जिसको कि मिक्स किया जाता था विद कॉपर, कॉपर के साथ ब्रोंज को प्रोड्यूस करने के लिए, शायद वो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान अफगानिस्तान और ईरान से लाया गया होगा। यहाँ पे अफगानिस्तान है आप देख सकते हो, और यहाँ पे ईरान है, तो टीन को कहाँ से लाया जा रहा होगा, अफगानिस्तान और ईरान से। Gold could have come all the way from present-day Karnataka and precious stones from present-day गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। यहाँ पे एक चीज समझना कि यहाँ पे बोला है कि ऑल द वे का दूसरा मतलब आप समझ सकते हो कि एज मच एज पॉसिबल, या कि कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरीके से। जो गोल्ड था वो कहाँ से लाया जा रहा होगा, कर्नाटका से, और प्रीसियस स्टोन्स कहाँ से लाए जा रहे होंगे, प्रेजेंट-डे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। इनकी लोकेशन ऑलरेडी हमने देख लिया मैप में। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, हाउएवर गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो गुड्स होते थे, जो सामान होते थे, एक जगह से दूसरी जगह उनको कैसे ले जाया जाता था। अब जैसे यहाँ पे लुक एट द इलस्ट्रेशन, वन शो अ टॉय एंड द अदर इज अ सील। एक सील है, एक टॉय है। तो मीन्स अगर टॉय ऐसा बना है, ऐसा बनाया गया है टॉय, टॉय कैसे बनाया जाता है, नॉर्मली कि वैसा कुछ था, यानी कि उस टाइम पे भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग ऐसी गाड़ी जो है, ऐसा टॉय जैसा बनाया गया है, ऐसा यूज करते थे, ऐसी व्हीकल। ठीक है। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, यानी जो सिटीज में लोग, सिटी में जो लोग रहते थे उनके फूड क्या थे या फूड कहाँ से आते थे, ये देखते हैं। व्हाइल मैनी पीपल लाइव इन द सिटीज, अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। कंट्री साइड का मतलब गांव में, विलेजेस में, तो जबकि कुछ लोग तो सिटीज में रहते थे, बट अदर जो लोग और कुछ लोग थे वो कहाँ, कंट्री साइड रहते थे, जो कि क्रॉप्स ग्रो करते थे और रियर्ड एनिमल्स, एनिमल को पालते थे। These farmers and herders supplied food to craft persons, scribes and rulers in the cities. अब जो ये फार्मर्स और हर्डर थे, फार्मर्स क्या करते थे, क्रॉप ग्रो करते थे, और जो हर्डर्स थे वो एनिमल रिएट करते थे। ये लोग क्या करते थे, फूड की सप्लाई करते थे, किसको, क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइब को और
सिटीज में जो रूलर रहते थे उनको। We know from remains of plant that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. बार्ली मतलब होता है जव, व्हीट मतलब गेहूं, पल्सेस यानी कि दाल जो होता है, पीस मतलब मटर, राइस चावल, सीसम भी एक टाइप की सब्जी ही होती है, लिनसीड का मतलब तिल होता है, हिंदी में इसको तिल बोलते हैं, और मस्टर्ड यानी कि सरसों। तो जैसा कि हमने जो रिमेन्स मिले थे, रिमेन्स मतलब अवशेष, जो प्लांट्स के अवशेष मिले थे हड़प्पा से, तो हमको क्या पता चला था कि जो हड़प्पा के वासी थे वो क्या-क्या ग्रो करते थे? व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड वो ग्रो करते थे। A new tool, the plough, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. एक नया जो टूल था जो कि प्लव था। प्लव क्या होता है? इसको हिंदी में हल बोलते हैं। इसी टाइप का होता है। तब के टाइम में हल जो है यूज़ किया जाता था। क्यों? डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल। नॉर्मली क्या होता है कि गाँव में आप जाओगे ना तो ऐसे जैसे ये मान लो ये फील्ड है, ये खेत खेत है, ठीक है? तो हल से जुताई की जाती है ताकि जो सॉइल है वो टर्न हो जाए, मतलब घुमा घुमा दी जाती है। नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे। तो इस वजह से टर्निंग द सॉइल के लिए सॉइल को टर्न करने के लिए क्या यूज़ करते थे? प्लॉ यानी कि हल का इस्तेमाल करते थे। किस लिए करते थे? प्लांटिंग सीड्स, सीड्स को अंदर बोने के लिए। While real plugs, which were probably made of wood, have not survived. Toy models have been found. मतलब बोलता है कि जो रियल में जो प्लग था, यानी रियल में जब हड़प्पा के टाइम का जो रियल में जो हल था, क्योंकि वो लकड़ी का बना होता था, विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, संभवतः वह लकड़ी का बना होगा, इस वजह से वो सर्वाइव नहीं है, बचा नहीं है। बट हमको टॉय मॉडल जो है मिला है। As this region does not receive heavy rainfall, some some form of irrigation may have been used. तो है क्योंकि जैसा कि ये वाला जो रीजन था, हड़प्पा वाला जो रीजन था, वो हैवी रेनफॉल रिसीव नहीं होता था वहाँ पे, इस वजह से मानते हैं कि इरिगेशन का भी कुछ सिस्टम वहाँ पे इरिगेशन के लिए कुछ वो यूज़ कर रहे होंगे। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। इसका मतलब कि पानी को स्टोर किया जाता था और फील्ड में इसकी सप्लाई की जाती, खेतों में इसकी सप्लाई की जाती थी। व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग, जब जो प्लांट्स जो थे ग्रो हो रहे थे। दी हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट, बफेलो। जो हड़प्पन थे वो क्या क्या रियर करते थे, क्या क्या पालते थे? मतलब पालते क्या थे? कैटल, शीप, गोट व बफेलो। वाटर एंड पैस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। जो वाटर, पानी और पैस्चर, पैस्चर मतलब यानी कि जो भी चारागाह चरने के लिए उनके एनिमल्स को, वो नॉर्मली उनके सेटलमेंट्स के जहाँ पे वो रहते तो वहीं पे अवेलेबल होता था, यानी कि अगर इनका सेटलमेंट है यहीं पे सब मिल जाता था। However, in the city, however, in the dry summer month, large herd of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. तो हमने क्या देखा कि जो पानी और पास्चर्स होते थे, पास्चर्स यानी चारागाह जहाँ पे जंतु इनके एनिमल्स को चरने के लिए, चारा चरने के लिए छोड़ा जाता था, तो इनके सेटलमेंट के अराउंड में ही था। हाउएवर जबकि ड्राई समर मंथ में क्या होता, बारिश ज़्यादा होती नहीं, तो उस टाइम में क्या होता था कि लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स, हर्ड मतलब झुंड, लार्ज मतलब बहुत बड़ा, एनिमल का बहुत बड़ा झुंड जो है प्रोबेबली कहाँ पे ले जाया जाता था? टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। दूर दूर तक ये ले जाते थे किसकी तलाश में? घास और पानी की तलाश में। They also collected fruits like bear, catch fish and hunted wild animals like the antelope. ये और क्या करते थे प्रोबेबली, और दे आल्सो कलेक्ट फ्रूट्स, जैसे कि एक ये और क्या करते थे? फ्रूट कलेक्ट करते थे, जैसे कि बेर हो गया, फिश पकड़ते थे और वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करते थे। वाइल्ड एनिमल यानी कि जैसे एंटीलोप की हंटिंग करते थे लोग। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात। एक नज़दीकी से देखते हैं कि जो हड़प्पा का टाउन गुजरात में है उसके बारे में थोड़ा। द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, also spelled as bet, in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. तो धोलावीरा जो सिटी थी, सिटी ऑफ धोलावीरा, वो कहाँ पे लोकेटेड थी, कहाँ पे है? वो खादिर बेट पे है, खादिर बेट के किनारे इन द रन ऑफ कच्छ में। वेयर देर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पे फ्रेश वाटर भी है और फर्टाइल सॉइल है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, उपजाऊ मिट्टी है। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये यहाँ पे धोलावीरा है ना, धोलावीरा, यहाँ पे बेट, ये एक हिसाब से बेट जो है ना, खादिर बेट एक आइलैंड है। आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पे नहीं तो देख लो आप धोलावीरा, यहाँ पे धोलावीरा है, यहाँ पे खादिर बेट, यानी ये खादिर बेट के जस्ट किनारे पे ही है। ठीक है, तो खादिर बेट क्या है? आइलैंड है। तो वहाँ पे फ्रेश वाटर भी अवेलेबल है और वहाँ की मिट्टी भी फर्टाइल है।
Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts. जैसा कि हमने देखा अदर जो हड़प्पन सिटीज थी वो सारी सिटी दो पार्ट में डिवाइड थी, एक तो ईस्ट एक तो वेस्ट। और बट वेस्ट वाला क्या था, सिटाडेल था, और ईस्ट वाला क्या था, लोअर टाउन था। बट जो धोलावीरा सिटी थी वो तीन पार्ट में डिवाइड थी, एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स। और सारे तीनों पार्ट जो है मैसिव मैसिव वॉल यानी कि बड़ी बड़ी वॉल से सराउंडेड थी, स्टोन वॉल्स थे, विद इंटेंसेस थ्रू गेटवेज, और एंट्रेंस के लिए गेटवेज बने हुए थे। देयर वाज आल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, यानी देयर वाज आल्सो अ लार्ज ओपन एरिया। जो सेटलमेंट था वो उसमें जो है बड़ी बड़ी ओपन एरिया भी थे जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी जो है रखी जाती होंगी। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood। और क्या मिला था वहाँ पे धोलावीरा में, तुम्हें जो है हड़प्पन स्क्रिप्ट के, जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट थी उनके लार्ज लेटर मिलते, बड़े बड़े लेटर मिलते जो कि व्हाइट स्टोन में गढ़े गए थे। कार्ड आउट मतलब गढ़े गए थे, यानी कि एक कोई व्हाइट स्टोन था ऐसे, उसी में लिखे गए थे। तो और क्या था कि एंड परहैप्स इनलेड इन वुड, और संभवतः इन्हें वुड में जो है इनलेट किया गया होगा। इनलेट का मतलब होता है जड़ना, यानी कि लकड़ियों में इनको जड़ा गया होगा। दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स। यह एक यूनिक फाइंड था। यूनिक फाइंड मतलब यह एक जो उपलब्धि थी जो इनको मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को, यह बिल्कुल यूनिक था, क्योंकि जनरली जो हड़प्पन राइटिंग्स थी वो किस पे मिली थी, स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे कि सील्स पे, केवल सील पे ही देखने को मिली थी। तो इसलिए ये वाला जो फाइंड इन्होंने किया था, हड़प्पा स्क्रिप्ट के जो लार्ज लेटर्स मिले थे, ये वाला थोड़ा यूनिक था। The city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat। जो सिटी ऑफ लोथल था, यानी कि जो लोथल की सिटी थी वो कहाँ पे लोकेटेड थी, वो गल्फ ऑफ खंबत के नज़दीक में, गुजरात में गल्फ ऑफ खंबत के नज़दीक में साबरमती जो रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरी के किनारे पे जो है लोथल सिटी जो है खड़ी है, मतलब वहाँ पे स्थित है। It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available। सेमी प्रीशियस स्टोन्स का मतलब समझ लिया ऐसे स्टोन जो कि ज़्यादा प्रीशियस नहीं हो, हाईली प्रीशियस मीन्स प्योर प्रीशियस नहीं, सेमी प्रीशियस थे। ठीक है, इट वाज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल, यानी कि ऐसे एरिया में, इस ऐसे एरिया के नियर में सिचुएटेड था या लोकेटेड था जहाँ पे सेमी रॉ मटेरियल जैसे कि सेमी प्रीशियस स्टोन्स इजीली जो है अवेलेबल हो जाते थे, मिल जाते थे। This was an important center for making object out of stone, shell and metal। This was an important center, यानी कि स्टोन से, शेल से और मेटल से ऑब्जेक्ट बनाने का यह जो था एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी। इस सिटी में एक स्टोर हाउस भी था। मनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। इस स्टोर हाउस में बहुत सारी सील्स और सीलिंग्स मिली। सीलिंग्स क्या होता है, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन द क्ले, यानी कि क्ले हो गया, इस पे सील्स के इम्प्रेशन, यानी कि एक क्ले है कोई, ठीक है, आपके पास एक गोल सी एक, मान लो उस टाइम रेक्टेंगुलर होती थी, एक सील है, आप इस सील को यहाँ पे एक इम्प्रेशन मारोगे कुछ लगा के, आज के टाइम में नहीं, तो उसका एक इम्प्रेशन इस पे आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, सीलिंग्स। अ डॉकयार्ड एट लोथल, ये डॉकयार्ड है एक लोथल में। दिस ह्यूज टैंक में है बीन अ डॉकयार्ड, ये बड़ा सा जो टैंक है माना जाता है कि ये डॉकयार्ड रहा होगा। वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल, जहाँ पे शिप्स कहाँ से आती थी, केम इन, वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल, रिवर चैनल से और सी से, समुद्र से होकर शिप यहाँ पे आती थी। गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हियर, और यहाँ पे सामान जो है संभवतः यहाँ पे लोड और अनलोड किया जाता रहा होगा उस टाइम। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools for bead making, and finished beads have all been found here। यहाँ पे एक बिल्डिंग मिली है लोथल में जहाँ पे प्रोबेबली क्या था, ये वर्कशॉप था किसका, बीड्स यानी मनका बनाने का, पीस ऑफ स्टोन और हाफ मेड बीड्स, और टूल्स बनाने, टूल्स बीड मेकिंग के लिए, यानी बीड बीड मेकिंग में जो भी टूल्स लगते थे उनको यहाँ पे बनाया जाता था। जो बिल्डिंग मिली थी उसमें एक वर्कशॉप मिला, ठीक। अब बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली वर्कशॉप, एक बिल्डिंग यहाँ पे मिली थी जो कि प्रोबेबली एक वर्कशॉप रहा होगा किसका, बीड बनाने का, पीस ऑफ स्टोन बनाने का,
हाफ मेड बिट्स बनाने का और बिट बनाने के लिए जो टूल्स थे उनका, और यहाँ पे फिनिश बिट्स भी यहाँ पे मिले हैं। थोड़ा देख लेते हैं सील्स और सीलिंग्स क्या होती हैं। सील्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सील्स जो है इसलिए यूज किए जा रहे होंगे कि स्टैंप लगाने के लिए। मान लो कोई बैग है, ठीक है, कोई बैग है या पैकेट है, उसमें कुछ सामान रखे गए हैं, उसमें सील का जो सीलिंग था उसमें लगाया जाता था, मतलब उस पे एक इम्प्रेशन छोड़ा जाता था, ठीक है। स्लीव्स सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि इन ये जो पैकेट थे और जो ये बॉक्स था, इसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भेजा जाता था। After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. होता क्या था कि सील कैसे लगाया जाता था, जब जैसे कि कोई बैग है, ठीक है, बैग को बैग को बंद कर दिया गया या टाई कर दिया गया अच्छे से। अब उसके बाद उस पे एक लेयर लगाया जाता था वेट क्ले का, यानी गीली मिट्टी का, चिकनी मिट्टी जो होती थी उसका एक लेयर लगाया जाता था। वॉज अप्लाइड और नॉट, यानी कि अगर टाई बांधा गया, मतलब टाइट किया गया, बांधा गया है बैग को, उसकी नॉट पे लगाया जाता था या तो बैग पे लगाया जाता था, यानी जहाँ से ओपन होगा, ठीक है, उस पे जब लेयर लगाया जाता था उसके बाद उस पे सील को रखा जाता था और प्रेस किया जाता था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग। जो इसका इम्प्रेशन यहाँ पे था उसको सीलिंग सीलिंग बोला जाता है। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली। इंटैक्ट मतलब बरकरार रहना या वैसे रहना, यानी कि जैसे सीलिंग जिस हिसाब से सील लगाई गई थी, सीलिंग वैसी की वैसी पड़ी है, टूटी नहीं है, तो इसका ये श्योर है कि जो गुड्स हैं, जो भी सामान अंदर है, वो सेफली अराइव हो गया है, मतलब सेफली पहुंच चुका है अपने डेस्टिनेशन पे। द मास्टरी ऑफ द एंड, जो इसका जो हड़प्पा की जो सभ्यता थी, इसके अंत की का मास्टरी क्या है। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। आज से लगभग 3900 साल पहले हमने देखा एक बहुत मेजर चेंज हुआ। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज। लोगों ने बहुत सारी सिटीज में रहना बंद कर दिया, छोड़ दिया। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज। अब राइटिंग का, लिखने का, सील्स का और वेट का कोई यूज नहीं रहा। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम वन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकम रेयर। अब लॉन्ग डिस्टेंसेस से जो रॉ मटेरियल्स लाए जाते थे, अब रेयरली ही लाए जाते थे, मतलब कि एकदम वो भी बंद हो गए। इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप on the streets, the drainage system broke down, and new, less impressive houses were built even over the streets. और क्या हुआ कि मोहनजोदारो में हमने गार्बेज पाइल्ड अप, मतलब एक ढेर लगा देना, ठीक है। तो हमने देखा कि स्ट्रीट जो जो थी, जो गलियां थी, उसमें गार्बेज जो है पाइल्ड अप थे, उधर पूरे गार्बेज का ढेर लगा हुआ था। ड्रेनेज सिस्टम भी टूट चुका था। एंड और नए नए घर बनने लगे थे जो कि लेस इम्प्रेसिव थे, मतलब उतने अच्छे घर नहीं बनते थे, बनाए जाते थे अब 3900 साल पहले आज से, मतलब घर भी उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं था, लेस इम्प्रेसिव था। इवन ओवर द स्ट्रीट, स्ट्रीट के व्यू पर बनाया जाता था। वाई डिड ऑल दिस हैपन, आखिर में ऐसा क्यों हुआ। वी आर नॉट श्योर, हम श्योर नहीं है। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स डाइड अप। कुछ स्कॉलर जो थे उन्होंने बोला, सजेशन दिया कि मे बी रिवर जो थी, जो नदियाँ थी, वो जो है सूख गई होंगी। अदर्स सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, और दूसरे ने सजेशन किया कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से, यानी कि जंगल को साफ कर दिया गया। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। और ने सजेशन किया कि मे बी इसके लिए फ्यूल का रिक्वायरमेंट होगा, किसके लिए, बेकिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स को यानी जो ईंटें थी उनको पकाने के लिए, और कॉपर ओर्स को स्मेल्टिंग मतलब गलाना, उसको गलाने के लिए फ्यूल का रिक्वायरमेंट था, इस वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ। फ्यूल द सेंस यहाँ पे करना पेट्रोल और डीजल करने का, यहाँ पे पेट्रोल और डीजल नहीं बोलना चाहता। डिफॉरेस्टेशन यानी कि लकड़ी लकड़ी की जरूरत होती थी ना, यानी आग लगाएंगे तो उससे क्या होगा, ब्रिक को गर्म करेंगे, फिर कॉपर को भी गलाएंगे, तो वहाँ पे लकड़ियों की जरूरत थी। फ्यूल का मतलब यहाँ पे ईंधन है, ईंधन में लकड़ी आएगी। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड ऑफ कैटल शीप एंड गोट में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। इसके अलावा कुछ ने सजेशन किया कि हो सकता है जो लार्ज हर्ड ऑफ कैटल शीप और गोट थे, यानी कि कैटल्स का और भेड़ों का और बकरियों का एक जो बड़ा झुंड था, वो जो है कि जो ग्रीन कवर था, घास का पूरा मैदान था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिए होंगे, चर गए होंगे। ग्रेजिंग मतलब उसको पूरा चर गए होंगे। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, कुछ एरियाज में फ्लड आ गए थे, मतलब बाढ़ आ गई थी। बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। बट इनमें से कोई भी एक एग्जैक्ट रीजन नहीं है, मतलब एक लीगल लॉयल रीजन नहीं है कि इसी वजह से सारी की सारी सिटीज जो है बर्बाद हो गई, खत्म हो गई।
फ्लडिंग और a river drying up would have had an effect in only some areas। देखो भाई, फ्लडिंग जब आएगा या अ रिवर ड्राइंग यानी कि जब किसी नदी में बाढ़ आती है या कोई नदी सूखती है, तो उसका जो इफेक्ट रहता है ना उसके सराउंडिंग वाले एरिया में होता है। बहुत होगा, इतना होगा, अब इससे इतना दूर थोड़ी ना होगा उसका इफेक्ट, केवल कुछ ही एरिया में हो सकता है। इस वजह से रीजन जो है कि एग्जैक्ट नहीं थे। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। लॉस्ट कंट्रोल मतलब इनका कंट्रोल जो था वो खत्म हो गया था। मतलब ऐसा अपीयर होता है कि जो रूलर्स थे पहले के, उनका कंट्रोल जो है खत्म हो गया था। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। इन एनी केस मतलब कुछ भी हुआ हो, बट जो परिवर्तन था उसका असर जो है ना बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। क्वाइट क्लियर यानी बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा था। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान वर अबंडन। जो साइट्स थी सिंध की और वेस्ट पंजाब की, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, उसको अबंडन कर दिया गया, छोड़ दिया गया। वाइल मैनी पीपल मूव इनटू न्यूअर। जबकि बहुत सारे लोग नए नए एरिया में चले गए, स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड द साउथ। ठीक है, यानी कि जो वो वाला सिंध वाला एरिया और पंजाब वेस्ट पंजाब वाला एरिया था, वो साइड सारे लोगों ने छोड़ दिया। और बहुत से लोग जो है नई नई एरिया में, जैसे कि स्मॉलर ईस्ट में और साउथ में चले गए, एक छोटी बस्ती बसाकर, यानी कि स्मॉलर सेटलमेंट में रहने लगे। न्यू सिटीज इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। उसके 1400 साल बाद नई सिटी इमर्ज हुई। अब उसके बारे में चैप्टर 5 और 8 में देखेंगे। तो इल शेयर बॉक्स में देखते हैं। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। पहले हम इजिप्ट देख लेते हैं। तो ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इंडिया है। इंडिया इधर इस साइड में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इजिप्ट है। तो हमने इजिप्ट फाइंड कर लिया कहाँ पे, एटलस में। मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज ए ड्राई डिजर्ट। ज़्यादा करके आप इजिप्ट देखो ना, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट का जो एरिया है वो ड्राई है, मतलब सैंड है, पूरा रेगिस्तान है। एक्सेप्ट फादर लैंड्स अलॉन्ग द रिवर नील। इसको बहुत लोग नाइल भी बोलते हैं। तो ज़्यादा सारी एरिया जो है डिजर्ट है कहाँ के, इजिप्ट के, एक्सेप्ट केवल जो एरिया, एक्सेप्ट जो एरिया रिवर नील के, यानी जो नील नदी है उसके आजू बाजू के जो एरिया है उसको छोड़ के। अराउंड 5000 ईयर्स अगो, आज से लगभग 5000 साल पहले, किंग्स रूल ओवर इजिप्ट। इजिप्ट में किसका रूल हुआ करता था, राजा का। दीज किंग्स सेंट आर्मी टू डिस्टेंट लैंड टू गेट गोल्ड, सिल्वर, इवोरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स। आयोरी मतलब होता है हाथी दांत। ठीक है, यानी आयोरी क्या होता है, हाथी के दांत, दांत को आयोरी बोलते हैं। तो किंग्स जो था, जो राजा था, वो अपनी आर्मीज बहुत बहुत दूर दराज भेजता था, डिस्टेंट लैंड। इसलिए गोल्ड लाने के लिए, सिल्वर, हाथी के दांत, टिम्बर यानी लकड़ी, प्रीशियस स्टोन्स लाने के लिए। दे आल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्ब्स नोन एज पिरामिड्स। उन्होंने बहुत बड़े बड़े टॉम्ब्स भी बनवाए जिसको पिरामिड बोलते हैं। ये देखो, ये एक पिरामिड है। व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ किंग्स आर प्रिजर्व एंड ब्यूरिड इन दीज पिरामिड। जब राजा की डेथ हो गई, जो रूलर थे उनकी जब डेथ हो गई, उनकी बॉडी को इसी पिरामिड के अंदर जो है दफना दिया गया, प्रिजर्व करके। बॉडीज ऑफ किंग वर प्रिजर्व एंड बरीड इन दीज पिरामिड, मतलब उनको अच्छे से प्रिजर्व करके ममीज उमीज लगा के इसके नीचे दफन कर दिया गया। दीज केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज आर नोन एज ममीज। अब इन बॉडी को क्या बोलते, किस नाम से जानी जाती है, ममीज के नाम से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ममीज, मम्मी है, ठीक है। इसको एक एक टाइप का इसमें केमिकल रहता है, इस कपड़े में लगा रहता है। इससे क्या है कि बॉडी जो है प्रिजर्व रहती है, सड़ती निकलती नहीं है। ठीक है, तो इसी जो राजा की बॉडी, रूलर्स की बॉडी जो होती थी, इसी के अंदर लपेट के उसके अंदर जो है प्रिजर्व कर दिया गया। उसके बाद उसमें जो है क्या, पूरा वो बनवा दिया गया पिरामिड। में भी पिरामिड पहले का ही बनवाया होगा, अंदर जाने का रास्ता होगा, तो उसके हिसाब से मतलब डिपेंड करता है। नॉर्मली पहले पिरामिड बनता था, उसके बाद ही उनकी बॉडी को दफन किया जाता था, मतलब जाने का रास्ता होता था, बहुत जगह रहता है अंदर। A large number of objects were also buried with them। उनके साथ जो है बहुत सारी buried मतलब दफनाना, उनके साथ जो रूलर्स थे उनके साथ बहुत सारी चीजें भी दफनाई जाती थी। These included food and drink, clothes, ornaments, utensils, musical instruments, weapons and animals। तो इन चीजों में क्या क्या आते थे, जैसे कि फूड भी रहता था, खाने वाली सामान भी, पीने वाली सामान भी, पहनने का कपड़े भी रहते थे, ऑर्नामेंट्स भी रहते थे, यूटेंसिल्स भी रहते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहते थे, वेपन्स यानी कि हथियार रहते थे, एनिमल रहते थे। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर ब्यूरिड विद द रूलर्स। अब कुछ टाइम तो यार ऐसा भी होता था कि सर्विंग, उनके जो नौकर रहते थे, मेन और वुमेन, उनको भी दफना दिया जाता। दीज आर अमंग द मोस्ट इलेबोरेट ब्यूरियल्स नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब ये सबसे ज़्यादा इलेबोरेट, यानी सबसे आज अभी तक हिस्ट्री का जो जो भी कब्र के बारे में जानकारी है, सबसे इलेबोरेट जो होता था इजिप्ट का होता था।
बट इसका कुछ पता नहीं कि जो मेन और वुमेन होते थे मतलब राजा को सर्व करने के लिए, जैसे वहाँ पे भी माना जाता था कि मरने के बाद एक दूसरी दुनिया है। तो ये नहीं पता कि जो मेन वुमेन या जो सर्वेंट होते थे उनका जिंदा जिंदा वहाँ पे दफन किया जाता था कि मृत बॉडी जो है कि डेथ बॉडी हो वहाँ पे दफन की जाती थी। तो फाइनली दोस्तों हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।